तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। भरत तिवारी के इनकाउंटर के मामले में बिहार पुलिस का एक सबसे बड़ा झूठ सामने आया। अगर कैमरा न होता और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड न होती तो इस झूठ पर किसी को शक भी नहीं होता। आमतौर पर जब भी किसी का इनकाउंटर होता तो क्या कहानी पुलिस की तरफ से आती है? वही दो तीन घिसी पिटी लाइनें। पहली, कि अपराधी को हम ले जा रहे थे, उसने पुलिस वालों के हथियार छीने, गोली चलाने की कोशिश की, आत्मरक्षा में हमने गोली चलाई, अपराधी मारा गया। दूसरी, कि अपराधी सामने था, पुलिस वाले ने कहा हथियार डाल दो, हमने उसे कहा सरेंडर कर दो, वो माना नहीं, उल्टे पुलिस वालों पे गोली चलाने लगा, इसलिए हमने उसे गोली मार दी। तीसरा, अपराधी पुलिस की गिरफ्त से भाग रहा था, हमने उसे रुकने के लिए कहा, वार्निंग दी, लेकिन वो रुका नहीं। जवाब में हमने गोली चलाई उसे पकड़ने के लिए और वो मारा गया। यही सारी दलीलें घूम फिर के यही दो तीन होती हैं, चौथा पांचवा कुछ नहीं होता। भरत तिवारी के मामले में बिहार पुलिस मार खा गई और ये बताने के लिए, साबित करने के लिए आज आपको दो चीज़ें दिखाऊंगा जिससे बिहार पुलिस का पूरा झूठ खुल जाएगा। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। 17 जून की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में ये साफ है कि सामने पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस की जिप्सियां हैं, और दूसरी तरफ जो पहले भी हमने आपको दिखाया, एक सिर्फ पिस्टल नज़र आ रहा है और एक आवाज़ आ रही है। यह पिस्टल इस वक्त भरत तिवारी के हाथ में है और आवाज़ उसी की है। वो लगातार पुलिस वालों से कुछ कह रहा है, अपनी मांगे मानने की बात कर रहा है, आश्वासन भरोसा देने की बात कर रहा है। और काफ़ी देर के बाद आखिरकार भरत तिवारी कहता है ठीक है चलिए, अब मैं हथियार फेंक रहा हूँ। पहले ये शॉर्ट वर्जन इसका देखिए, जो शॉर्टर वर्जन है, आखिर में कैसे वो हथियार फेंक रहा है और क्या कहकर फेंक रहा है, इसे आप सुनिए भी और देखिए भी। बदलाव आने का भी संभावना देख रहा है यहीं से, तो चलिए हथियार रख दिया जाता है। लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे? तब लीजिए, फेंक दें। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और तो आपने सुना, देखा। अब मेरी नज़र से देखिए इस पूरी तस्वीर को। आखिर में भरत कहता है कि ठीक है मैं हथियार फेंक रहा हूँ। उसने हथियार, ये जो पिस्टल है, हवा में उछाला और जाकर ज़मीन पर गिरी। अब जहाँ पर ये पिस्टल गिरी है वहाँ पे करीब 5 पुलिस वाले खड़े हैं, ज़्यादा भी हैं, कुछ शायद कैमरे में दिख नहीं रहे। ध्यान से देखिए कि जो पिस्टल जो भरत तिवारी ने उछाला, फेंका और ज़मीन पर गिरी, इन पुलिस वालों से कितनी ही दूरी पर है, कितने कदम की दूरी पर है ये पिस्टल, अंदाज़ा लगाइए। मुश्किल से 4, 5 या 6 कदम, 7 कदम, इससे ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मतलब सेकंड में पुलिस वाला कोई भी इस पिस्टल के करीब जाकर पिस्टल को उठा सकता है। और ये याद रखिए कि भरत तिवारी के पास दूसरा कोई हथियार नहीं, यही एक पिस्टल है। तो भरत तिवारी ने यह पिस्टल फेंका, ये पुलिस वालों के ठीक सामने जाकर गिरी, पुलिस वाले इसके करीब। अब अगर आप जहाँ पिस्टल गिरी है और उससे जिस तरफ से ये रिकॉर्ड हो रहा है या कैमरे में शूट हो रहा है, उधर की दूरी देखिए। इस तरफ की दूरी इसलिए देखिए क्योंकि इधर भरत खड़ा है जिसने अभी अभी ये पिस्टल फेंकी है। अब इधर से जहाँ पर पिस्टल गिरी है उसकी दूरी नापिए और जहाँ पुलिस वालों के सामने पड़ी उसकी दूरी नापिए। अब बताइए दोनों में से ज़्यादा करीब कौन है, पुलिस वाले या भरत? 2-3 बार इस तस्वीर को आप देख लीजिए और दूरी नाप लीजिए। पहले पुलिस वालों की पिस्टल से दूरी कितनी है और दूसरी तरफ जिधर से फेंकी गई है वहाँ पे अभी भी भरत खड़ा हुआ है, वहाँ से इस पिस्टल तक की दूरी कितनी है। अब एक और चीज़ देख लीजिए कि अगर इस पिस्टल को पुलिस वाले उठाएं तो कितनी देर में उठाएंगे और भरत उठाए तो कितनी देर में उठाएगा। यानी कहने का मतलब मेरे ये है कि इस पिस्टल के पहले, सबसे पहले करीब कौन जाएगा दूरी को देखते हुए, पुलिस वाले या भरत? पिस्टल किसके नज़दीक है, पुलिस वाले के या भरत के? तो आपने ये तस्वीर देख ली। तो ये तस्वीर है। अब आपको एक तहरीर पढ़ाता हूँ, सारा झूठ आपके सामने होगा। तहरीर ये है कि इंस्पेक्टर राजेश हैं,
इसी थाने के एसएचओ, जहां पर इस एनकाउंटर का केस दर्ज हुआ है। अब जब इस एनकाउंटर का केस दर्ज हुआ कि एनकाउंटर हुआ 17 जून की करीब सुबह का वक्त था, उसके 2 घंटे के बाद इस मामले में एसएचओ साहब ने, जो कि इंस्पेक्टर भी हैं, वो एक सेल्फ कंप्लेंट लिखते हैं। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं इस वक्त, ये सेल्फ कंप्लेंट है। इनका नाम है इंस्पेक्टर राजेश मलाकर, नाम लिखा हुआ उस कंप्लेंट में, आप देखिएगा। और एसएचओ भी हैं और ये इंस्पेक्टर भी हैं, राजेश मलाकर। इस पर टाइम भी दिया हुआ, दोपहर 12:20 पर ये सेल्फ स्टेटमेंट, यानी कि उनका अपना बयान जो लिखा गया भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर। ये कानूनी दस्तावेज है, एक पुलिस की तरफ से लिखा गया, और पुलिस भी कौन, एसएचओ इंस्पेक्टर, और वो भी कौन जो उस एनकाउंटर के वक्त वहाँ मौजूद है, वो क्या लिख रहा है। अब इस कंप्लेंट की कॉपी आपने देखी, काम की चीज़ अब आपको पढ़ाता हूँ। सेल्फ स्टेटमेंट में इंस्पेक्टर साहब लिखते हैं कि काफ़ी समझाने के बाद भरत तिवारी आखिरकार मानता है और अपने सामने कुछ दूर आगे अपना पिस्टल फेंक देता है। पर जैसे ही पुलिस का एक जवान भरत के फेंके गए पिस्टल को जब्त करने के लिए आगे बढ़ता है, भरत तेजी से दौड़ता है, लपकता है और पिस्टल उठा लेता है। इसके बाद वो पुलिस वालों पर फायर कर देता है। उसने 2 फायर किया। इसके बाद अब पुलिस अपने बचाव में 4 गोली चलाती है, कमर के नीचे, पैरों का निशाना लेकर। ये एसएचओ साहब का सेल्फ स्टेटमेंट है, इंस्पेक्टर राजेश मलाकर का, उसी थाने के। ये कोई प्रेस रिलीज या प्रेस नोट टाइप की चीज़ नहीं है। ये उस घटनाक्रम को लेकर जो रिपोर्ट दी जाती है, ये उसका दस्तावेज है। क्या आप अपना सेल्फ स्टेटमेंट दीजिए, अपना बयान दिखाइए। अब इस बयान को पढ़ लिया, अब फिर से वापस उस तस्वीर को आपको दिखाता हूँ। इंस्पेक्टर राजेश कह रहे हैं कि काफ़ी समझाने के बाद भरत तिवारी ने अपना पिस्टल सामने की तरफ फेंका, लेकिन इससे पहले फेंका, उसके बाद जैसे ही एक पुलिस वाला उस पिस्टल को उठाने के लिए आगे बढ़ा, उससे पहले ही बहुत ही तेज़ी से लपकता हुआ भरत आगे आता है, पिस्टल उठाता है और सामने वाले जो पुलिस वाले मौजूद हैं उन पर गोली चला देता है। जवाब में गोली पुलिस चलाती है और इस तरीके से भरत घायल होता है और फिर बाद में उसकी मौत हो जाती है। तो अब ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखती हूँ। मुझे लगता है कि शायद जब इंस्पेक्टर साहब ने ये सेल्फ स्टेटमेंट लिखा तो उन्हें पता नहीं था कि ये पूरा एक्शन है ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक लाइव चल रहा है। तो उन्होंने शायद ये ध्यान से देखा ही नहीं कि पिस्टल किसके ज़्यादा करीब है, पुलिस वालों के या भरत के। कौन वहाँ पहले लपक कर पहुँच सकता है, कौन जल्दी पहुँच सकता है। ये अगर वीडियो देख लेते तो शायद वो ये बयान लिखते ही नहीं, लेकिन अंधेरे में उन्हें लगा होगा कि ऐसे बयान तो हम पुलिस वालों के लिए बाएं हाथ का खेल है, हर एनकाउंटर के बाद लिखते हैं, चलो ये भी लिख देते हैं। लेकिन चोरी पकड़ी गई। और ये है बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ ये कि भरत पिस्टल फेंकने के बाद दोबारा पिस्टल की तरफ लपकता है, उठाता है और पुलिस वालों पे गोली चलाता है, और पुलिस वाले अपने बचाव में उस पर गोली चलाते हैं। लेकिन यहाँ तस्वीर साफ दिखा रही है कि ये पिस्टल जब भरत फेंकता है, उसके बाद ये पिस्टल पुलिस वालों के ज़्यादा करीब है या भरत के। भरत इतनी तेज़ी से दौड़कर पिस्टल की तरफ लपके और सामने पुलिस वाले हथियारबंद खड़े हुए और उसे लपकता देखते रहें, दौड़ता हुआ देखते रहें और कुछ ना करें, पिस्टल भी ना उठाएं, इंतज़ार करें कि भरत आएगा, पिस्टल उठाएगा, उनके ऊपर गोली चलाएगा और फिर हम उस पर गोली चलाएंगे और उसे मार देंगे। क्या बेवकूफ़ी है। मतलब इसके लिए बाकी कुछ दलील और बाकी कुछ सबूत देने की ज़रूरत तो है नहीं। तस्वीर आपके सामने है, हाथ कंगन को आरसी किया, पिस्टल ज़मीन पर है, पुलिस वाले सामने हैं, भरत की दूरी नाप लीजिए, पुलिस वालों से भी नाप लीजिए। यह है बिहार पुलिस का सबसे बड़ा झूठ। अब आपको एक दूसरे साहब से मिलाते हैं। ये सुधांशु कुमार साहब हैं, बिहार पुलिस के एडीजी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था देखते हैं, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बिहार के। 5 दिन बाद भरत तिवारी के एनकाउंटर के पहली बार किसी बिहार के पुलिस अफसर ने स्टेटमेंट दिया सामने आकर कैमरे पर। अभी तक सारे पुलिस वाले खामोश थे। पहली बार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आते हैं
और जवाब देते हैं। कमाल है। सुधांशु कुमार जी कहते हैं कि एनकाउंटर का सपोर्ट तो नहीं करते, लेकिन पुलिस को अधिकार है एनकाउंटर करने का, और इसीलिए पुलिस एनकाउंटर करती है। फिर उन्होंने इसके ऊपर पूरी अपनी बात रख दी। तो मैं चाहता हूं कि एक बात, बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं है, मिनट से भी कम का है। सुधांशु कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कह रहे हैं, ये आप सुनिए। जहाँ भी हमारी अपनी जान को खतरा होगा, वहाँ सेल्फ डिफेंस में पुलिस जो है वो आत्मरक्षा गोली चलाती है, और इस क्रम में यदि सामने वाला अभियुक्त को गोली लगती है तो वो कानून के तहत एक एक्सेप्शन, उसमें हमें आत्मरक्षा गोली चलाने का अधिकार दिया गया। तो सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा में कानून ने इन्हें ये अधिकार दे रखा है कि वो अपनी हिफाजत के लिए गोली चला सकते हैं, एनकाउंटर कर सकते हैं, और ये अधिकार मिला हुआ है, इस पर कोई सवाल नहीं है। ऐसे कई जेन्युइन केसेस होते हैं जहां पुलिस वालों की जान खतरे में है, उनको बदले में गोली चलानी पड़ती है, और हम सब मानते हैं कि उस सिचुएशन में ये बिल्कुल सही है। लेकिन भरत तिवारी के मामले में ये कहाँ से सही है? जैसे ही उन्होंने इस अधिकार की और सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा के बारे में बताया, एक रिपोर्टर ने सवाल पूछ लिया, लेकिन सर कैमरा तो ये दिखा रहा है कि भरत तिवारी निहत्था था, तो यहाँ सेल्फ डिफेंस आत्मरक्षा कहाँ से आ गई? कौन से पुलिस वाले को खतरा था जो पुलिस वालों को गोली चलानी पड़ी? अब जैसे ही ये सवाल आया, अब तक एनकाउंटर पर ज्ञान देने वाले हमारे एडीजीपी साहब अब अपना रुख बदलते हैं और कहते हैं देखिए, मामले की जांच होगी, जुडिशियल कमीशन, पटना हाई कोर्ट के कोई रिटायर्ड जज इसकी जांच करेंगे, तो इस पे मैं क्या बोलूं। जो अभी अधिकार की बात कर रहे थे एनकाउंटर की, सेल्फ डिफेंस और रक्षा की, रिपोर्टर के सवाल के साथ सुनिए कि जब उसने पूछ लिया सीधे कि लेकिन भरत तिवारी से तो आपकी आत्मरक्षा या रक्षकों को खतरा ही नहीं था क्योंकि वो निहत्था था, हथियार फेंक चुका था, तो सुनिए क्या कहा। वीडियो में दिख रहा है सर कि सरेंडर करने के बाद मैं ये पूरी घटना हुई, जो आसपास के लोग मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि न्यायिक जांच आयोग के तहत ये मामला है, और उसमें हमारे स्तर से कोई भी बयान देना उचित नहीं होगा। डीआईजी शाहाबाद इस कांड के अनुसंधान के लिए प्राधिकृत किए गए हैं, हमें उसका इंतजार करना चाहिए। तो सुना आपने, ज्ञान देते देते जैसी ही बात आई अब पुलिस की कमियों और नाकामियों को बताने की, तो फौरन जांच का हवाला देकर पल्ला झाड़ लिया। फिर भी सवाल तो बनता था, और मैंने इससे पहले भी बार जब पिछली कहानी आपको सुनाई तो एक सवाल उठाया था। जब 16 जून को पहली बार पुलिस भरत के घर गई और भरत बैठा लेटा हुआ, हाथ में लगातार तमंचा लिए हुआ है, और वही सस्पेंडेड एसएचओ साहब अभी सस्पेंड हो गए, वो वहाँ पे हैं टीम के साथ, पुलिस बातें करती रहती है, उसका लौट जाती है। कायदे से उसी दिन भरत से उनको पिस्टल ले लेना चाहिए, तो शायद न ये एनकाउंटर होता ना भरत की जान जाती है। मैंने 5 दिन पहले कहा था, लेकिन पुलिस वाले ऐसा नहीं करते, उस सिचुएशन को वो ढंग से हैंडल नहीं कर पाते, ये मैंने उस दिन भी कहा था। इन्हीं एडीजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, लेकिन इस सिचुएशन को ठीक से हैंडल नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई, एक कांस्टेबल, सिचुएशन को इन लोगों ने ठीक से हैंडल नहीं किया, इसलिए इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। खुद एडीजी साहब ने ये कहा है, ये भी सुन लीजिए। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है कि जब पहली बार वो 16 तारीख को हमारे पदाधिकारी वहाँ गए थे, तो उसमें जो अभियुक्त था उसको उन्होंने ठीक से हैंडल नहीं किया, टाइमली उसको नियंत्रण में नहीं ला सके, और उसका वीडियो वगैरह वायरल हुआ। इस आरोप में एक एसएचओ, 2 सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई और एक कांस्टेबल जो थाना से गए थे, उनको सस्पेंड किया गया। तो सुन लिया आपने। अब एक और मजाक सुनिए। इन्होंने ये भी कहा कि 2 एफआईआर दर्ज हो गई है, बाकी की सारी जांच होगी, और जो भी उस इलाके के टॉप पुलिस ऑफिशियल हैं वो जांच करेंगे। कमाल ये है कि कुछ पुलिस वाले एक निहत्थे को गोली मारकर एनकाउंटर के नाम पर उसका मर्डर कर चुके हैं,
अब बाकी के जो पुलिस अफसर हैं वो इस बात की जांच करेंगे कि भरत तिवारी की मौत सही थी या गलत। कौन भरोसा करेगा ऐसी जांच पर? तो ये सब आईवॉश है। लेकिन अब जो कहानी सामने आ रही है वो यही है कि इस पूरे इलाके का जो सिस्टम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो सारे के सारे भरत तिवारी के बार बार लोगों की सुविधाओं को लेकर जो आवाज़ उठाता था उससे नाराज़ थे। और आखिरी जो कील साबित हुई वो ये कि कुछ बाढ़ पीड़ित वहाँ पर आकर बसाए गए कि हमने इनको वहाँ पे सुरक्षित निकाल कर कहीं और तब तक इनका एक अस्थायी आशियाना दे दिया है। लेकिन उन लोगों ने कहा भैया हमें तो गड्ढे में घर दे दिया है, हल्की सी बारिश होती, गड्ढे में पानी भर जाता, सांप निकलता, हम लोग कहाँ जाए, परिवार, बच्चे, बीवी। अब समाज सेवा के नाम पर भरत इधर उधर घूमता रहता था। उन्होंने उससे शिकायत की। इसी बात को लेकर वो एसडीएम से लेके बाकी प्रशासन के लोगों से बार बार जाता, मिलता, मोबाइल पर बातचीत करना उसका, वीडियो बनाना उसका शौक़ था। लेकिन बार बार जाने के बावजूद भी प्रशासन जागी नहीं, उल्टे उससे नाराज़ हो गई। और अब खबर यही कि 16 जून को जब पुलिस पहुंची थी तो यही सब वजह थी कि तुम नेता बन रहे हो, तुम हीरो बन रहे हो। हालांकि 10 साल पहले वो अपना पिंडदान खुद कर चुका था और अब उसका एक लेटेस्ट वीडियो भी आया है, मतलब सोशल मीडिया पर भी है, जिसमें खुद भरत ने ये कहा था कि मैं अपना देह दान भी कर रहा हूँ, मेरी मौत के बाद मतलब दान कर दिया जाए। और उसमें वो नाम भी लेता है, पहले आर्मी वालों को दिया जाए, फिर प्रशासन के लोगों को दिया जाए, फिर गरीबों को दिया जाए, जनता को दिया जाए। वो क्या था वो भी आप सुनिए। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। इस पर सबसे प्राथमिकता हमारी देश की सेना, हमारे आन बान शान भारतीय सेना, इंडियन आर्मी को दान कर दिया जाए। दूसरे स्थान पर प्रशासन को, तीसरे स्थान पर पब्लिक को, उसमें भी जो गरीब लोग हैं, असहाय हैं, मजबूर हैं, उन्हें। ये मेरी यही सिर्फ अंतिम इच्छा मेरी यही है। तो अब बताइए, एक शख्स जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, आमतौर पर इनकाउंटर होता है तो कुछ रिकॉर्ड भी तो होता है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये सिर्फ लोगों की भलाई में लगा रहता है या प्रशासन से जाकर दूसरों की मुसीबतों को शेयर करता है, बताता है, कहता मदद कर दीजिए। और फिर हश्र ये कि पहले गोली मारी जाती है, फिर कहानी गढ़ी जाती है, फिर कहा जाता है कि वो पुलिस वालों पर गोली चलाने वाला था, जबकि ऐसे बहुत सारे चश्मदीद हैं। क्योंकि इस पुलिस वालों ने जब गोली चलाई कैमरा बंद था, लेकिन बहुत सारी आंखें वहाँ खुली हुई थी जो लोकल थे। उनमें से कईयों का तो ये दावा है कि जब उसने पिस्टल फेंका इसके बाद पुलिस वाले गुस्से में तो थे ही थे, वो गए उसको चारों तरफ से घेरा ताकि कोई देख ना पाए गाँव के लोग। पहले उसे बंदूक के बट से पैरों से बुरी तरह मारा, उसके पैरों को तोड़ा, फिर गोली मारी उसे। चश्मदीद है जिनके स्टेटमेंट है ये। भरत की सिस्टर का तो ये कहना है कि 3 गोली वहीं पे मारी, 2 गोली बाद में मारी। उसका ये भी कहना है कि उसके प्राइवेट पार्ट्स पर भी गोली मारी गई। हालांकि पुलिस कहती है कि कमर के नीचे मारी थी, हो सकता है लगी हो। ये खतरनाक चीज़ इसीलिए है जो आजकल बहुत सारे लोग इनकाउंटर पर जश्न मनाते हैं, हाथों हाथ कहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। यही वो चीज़ है जिसका डर है कि अगर ये चलन में आ गया, ठीक है, अदालतें देर करती हैं, बहुत सारी शिकायतें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इनकाउंटर फैशन बन गया तो फिर ये होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। जितना गुस्सा भरत तिवारी के इनकाउंटर को लेकर इस वक्त है, सीधे सीधे जो लोग मर्डर बता रहे हैं, वो इसी वजह से है कि इस बार गलती ये हुई है कि ना तो वो कोई टेररिस्ट है, ना कोई वो क्रिमिनल है, ना कोई भगोड़ा था। एक आम लड़का था, एक आम नौजवान था, ऊपर से मानसिक रूप से बीमार था। और ऐसे शख्स को निहत्थे अगर कोई गोली मारेगा तो फिर आवाज़ तो उठेगी। बिहार सरकार ने हालांकि कहा है कि हमने एक पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में न्यायिक जांच करेंगे, जुडिशियल इंक्वायरी, पर अभी तक कौन करेंगे इसका भी ऐलान नहीं हुआ। आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए।
कि रिटायर्ड जज वो कौन है, कब से जांच शुरू होगी, कोई पता नहीं। उधर कुछ पुलिस वाले भी जांच करेंगे। इन सब की भी रिपोर्ट क्या आएगी ये आप हम सब पहले से जानते हैं। 5 पुलिस वाले को ज़रूर सस्पेंड कर दिया कि कुछ शोर इतना है, लेकिन सिर्फ एसएचओ को और 2 सब इंस्पेक्टर को, एक एसआई को करने से क्या हो गया इंसाफ। फिर ये जो बड़े अफसर हैं, ये एसपी, डीएसपी, और नाम डीएसपी का भी आ रहा है कि डीएसपी के कहने, परिवार ने तो सीधा इल्ज़ाम लगाया कि डीएसपी के कहने पर ये सब कुछ हुआ। लेकिन इन लोगों को बख्श दिया गया, क्योंकि बड़े लोग हमेशा बच के निकल जाते हैं, मारे जाते हैं छोटे पुलिस वाले। मुझे नहीं लगता कि भरत तिवारी के एनकाउंटर के मामले की जांच के बाद कुछ ऐसा होगा जो चौंकाने वाला हो। तो फिलहाल कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।